Hello, students. After a long time, I'm talking about personality development, and this video is specifically making for higher secondary students, and I'm using Hindi and English as well, and it may be little bit longer video. I received some messages where some of the students have demanded for not exactly personality development, but they demanded for guidance. Like they discussed some problems and they said that how to overcome these problems. So I'm trying to give you solution, and let us discuss that what's the personality development. So first of all, I would like to start with the season. It's just impromptu, but I was thinking that uh, winter is coming back, right? Rain is about to over, and every like time is moving with the clock, right? तो आप लोग मैंने एक बहुत ही कॉमन फ्रेज मैनी अ टाइम आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी एंड विच इज़ टाइम पास नहीं हो रहा है, या सम टाइम वी से दैट ये दिस इज़ जस्ट फॉर टाइम पास. एंड व्हाट आई फील पर्सनली, ये सबसे बड़ा हमारी लाइफ में सबसे डेंजरस फील है ये, जब हम कहते हैं कि टाइम पास का मतलब ही है कि हमारे पास वी डोंट हैव एनी एजेंडा, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, हम विजनरी नहीं हैं, हमें हमारा विजन क्लियर नहीं है. तो वहाँ से ही मैं शुरुआत करूँगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. जैसे मैंने कहा कि हर ऋतु, हर सीज़न घड़ी के साथ घूम रहा है. ठंड आती है, बारिश आती है, गर्मी आती है, उसके साथ साथ हर सीज़न का अपना एक फ्लेवर है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. बारिश अपने आप में बहुत खूबसूरत सीज़न है, लेकिन उसके बहुत सारे अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं. सिमिलरली अब ठंड आ रही है. इट्स अ टाइम ऑफ दिवाली से ठंड आना शुरू हो जाती है. फिर उसके अपनी ब्यूटी है, फेस्टिवल्स का टाइम है ये, पर ठंड है तो बहुत सारी हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है. कुछ लोग ठंड में ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, कुछ लोग कम काम कर पाते हैं. एफिशिएंसी उतनी नहीं रह जाती क्योंकि बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, है ना. तो पर ये चलता रहता है. ठंड आती है तो उसके सीजनल फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती है. सबसे ज़्यादा इस टाइम में ही वेजिटेबल्स आती है. तो मटर आते हैं, हम मटर का इंतज़ार करते हैं. फिर दिवाली के टाइम सीताफल आते हैं, राइट. तो उसका एक अपना, अगर मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करूँ तो उसकी अपनी एक ब्यूटी है हर सीज़न की. टेम्परेचर की अपनी एक ब्यूटी है. गर्मी में अब तो वो टाइम रहा नहीं तो गर्मी में छत में सोने का टाइम, शाम को आंगन सींचने का टाइम,
है ना, वो एक अलग ब्यूटी थी। लेकिन अब वो शायद कहीं ना कहीं खो गई, खोती जा रही है भी नहीं बोलूँगी, खो चुकी है, क्योंकि बाहर सोना ही अब तो आउट ऑफ इमेजिनेशन है, क्योंकि समय वैसा नहीं रहा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। लेकिन टाइम तो अपनी गति से आता है और जाता है, और जब जाने वाला होता है तब हमको लगता है कि अरे अब ठंड आ गई। पहले तो ऐसा होता था कि ठंड आ गई तो हम आइसक्रीम नहीं खा सकते, लेकिन अब ऑलमोस्ट बहुत सारे रूल्स हम वॉयलेट कर देते हैं। रात को दही खाते हैं, थ्रू आउट द ईयर हम आइसक्रीम खाते हैं, और पता नहीं आइसक्रीम में भी कितने सारे फ्लेवर्स, मतलब इवन आई हैव टेस्टेड तली हुई आइसक्रीम, है ना। पता नहीं बाज़ार में टेस्ट के नाम पे, फ्लेवर के नाम पे, ब्यूटी के नाम पे क्या नहीं हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, तो मैं उसका ब्लेम सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं दूंगी। अगर हम देखेंगे तो बहुत हम में से कुछ लोग हैं जो आज भी बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, है ना। और हम में से ही कुछ लोग हैं जो अब इसी टेक्नोलॉजी और इसी के, या फिर जब टेक्नोलॉजी नहीं भी थी तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब थी, या वो समय का शिकार बन गए, है ना। तो मैंने जैसे बिगनिंग में कहा कि दिस वीडियो इज़ फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आई मीन 10th to 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। और इस एज में, जिस एज में आप लोग हो, वो एज बहुत ही डेलिकेट एज है, और उस एज में जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि ये जो डिवाइस है मोबाइल, इसके कारण हमें वो सब दिख रहा है या मिल रहा है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी ही नहीं। और ये डिवाइस या टेक्नोलॉजी क्यों बनी है या बनी थी, पर्पस, मेन पर्पस है कि हमारी लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी से वो इम्प्रूवमेंट हुआ भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हुई है। क्यों, मैं आपको बताऊं कि जब हम आपके एज में थे और उसके कुछ बाद, मतलब मैं ग्रेजुएशन या इसी तरह से कुछ पीजी कर रही थी, और जब मोबाइल आया तो उस टाइम एक फ़ोटो बहुत वायरल होता था, और वो वायरल होता था रबर की घिसी हुई चप्पल और रेलवे में जो डब्बा होता है बाथरूम में, वो चेन में बंधा हुआ, जिसको लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। लोग कहते थे कि अच्छा, और दोनों चेन से बंधे हुए हैं। और उसका मैसेज ये था कि आज भी ट्रेन का डब्बा भी लोग उठा कर ले जाते हैं, और रबर की घिसी हुई चप्पल भी, मतलब लोग वो भी ले जाते हैं। लेकिन अब समय बदला है, और आज का जो टाइम है वो यूज़ एंड थ्रो है। ये बात तो बड़ी इररिलेवेंट हो गई है आज के समय कि अगर कोई चप्पल नहीं अफोर्ड कर सकता, बल्कि नंबर ऑफ़ पेयर्स होते हैं हमारे पास। स्लम्स में भी जो लोग रहते हैं उनके पास भी ऑलमोस्ट वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक कॉमन पीपल के पास होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बदली है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारा जो जीवन परिवर्तन हुआ है या हो रहा है, वो फिज़िकल तो हमारे पास कंफर्ट्स है, सब है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेंटल प्रॉब्लम डे बाय डे इट इज़ बीइंग इंक्रीज्ड। उसका कारण समवॉट हम दे सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। लेकिन मैं रिपीट करूँगी कि उसी टेक्नोलॉजी के रहते हुए आपके बराबर के बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप भी कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कहा, किसी कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम ये समझें कि पर्सनालिटी क्या है। तो पर्सनालिटी मतलब अगर पर्सनालिटी की बात करूँ तो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, मुझसे हाँ एक बात और थोड़ा सा आगे बताना चाहूँगी कि अम, अ, किसी ने पूछा मुझसे कि पर्सनालिटी क्या है, तो मैंने बोला कि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, किसी ने कहा कि एक ही चीज़ है क्या पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, तो मैंने बोला कि नहीं, पर्सनालिटी और व्यक्तित्व दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? क्योंकि व्यक्तित्व विकास जो है उसमें व्यक्ति का पूरी तरह से विकास होना है ना, तो उसको हम किस तरह से लेते हैं, उसमें अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं गहराई की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब की बात करते हैं तो हम समवॉट सुपरफिशियल, जहाँ पर हम हैंडसम या लुक को फोकस करते हैं, हम ईटिंग हैबिट्स और ब्रांड की बात करते हैं समवॉट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसी पर्सनालिटी। अब मैं ये अभी क्लास नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ वीडियो, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन तो पूछ सकती हूँ पर आंसर ले नहीं सकती। पर हाँ, जितनी मेरी समझ है और जितना मैं अभी 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से मिलती हूँ, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप कैसी पर्सनालिटी, आप कैसा व्यक्तित्व चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि मैं मम्मी जैसा बनना चाहता हूँ, मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ, मैं किसी हीरो के तरह बनना चाहता हूँ, मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन है धोनी के जैसा बनना चाहता हूँ, है ना। लेकिन हमें अभी टाटा रतन टाटा जी की डेथ हो गई है ना, उनकी पर्सनालिटी, उनके लिए अगर आप देखो तो लोग उनके लिए कितना पॉजिटिव, मतलब कितना अच्छा उनके लिए बोल रहे हैं लोग। किसी ने उनको ये कह के ग्लोरीफाई नहीं किया कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कितना। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रिच है या बहुत नॉलेज है या बड़ा उनका स्टेटस है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सारे लोगों को या कुछ स्टडीज़ करोगे, केस स्टडी, तो आप देखोगे कि आप क्या याद करते हो। आप याद करते हो उनके वर्च्यूज़, उनकी क्वालिटीज़, है ना। और और उनका पूरा जीवन अगर उसमें से हम निकालें तो उसमें से उनकी ऑनेस्टी, वही वर्च्यूज़ की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और अगर उनकी लाइफ के लिए सुधा मूर्ति, आप सभी जानते हैं सुधा मूर्ति एक बहुत फेमस ऑथर है, इन्फोसिस सीईओ, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की वाइफ है वो, राइट। लेकिन बहुत आइडियल, मतलब शी इज़ द एपिटमी ऑफ आइडियल, राइट। इतनी आइडियल लेडी जिसने, जो बहुत सिंप्लिसिटी, मतलब वो खुद भी, और जब वो उनके मुंह से अगर हम रतन टाटा जी के बारे में इतना पॉजिटिव सुनते हैं तो वो बात अपने आप में ही एक प्रूव्ड, मतलब वो बात, उस बात पे सील लग जाती है कि यस, रतन टाटा जी was like that. Why? Because Sudha Murthy is speaking something very nice, positive for him. तो चलिए क्या थे रतन टाटा, या अभी हम यहाँ ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप 12th के बच्चे हैं और आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो। आज जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे पास है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बैन है या बून है, क्या है, कर्स है या बून है टेक्नोलॉजी।
तो वो बस वैसा ही है कि आप उसको कैसा लेते हो, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ करोगे तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, और अगर आप मिसयूज़ करोगे तो उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, ओवर यूज़ करोगे तो भी ड्रॉबैक्स हैं। तो फिर हम टेक्नोलॉजी के साथ अपनी अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करें, और हम टेक्नोलॉजी के साथ में उसका यूज़ करते हुए कैसे इस सेलफोन से क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए, ये तो पक्की बात है कि आज की डेट में हर एक हाथ एंगेज है, सबका एक हाथ एंगेज है, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही हाथ खाली है ना। तो ये जो हाथ हमारा बिज़ी है, वो एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ से उसका ऑपरेशन है। तो हम उस फ़ोन को जब ऑपरेट करते हैं तो कौन ऑपरेट करता है? फिंगर्स तो बस हम फिज़िकली चलाते हैं, पर हमारा ब्रेन उसको ऑपरेट करता रहता है। हर चीज़ हम ये इतना बड़ा एंडलेस वर्ल्ड है जहाँ पे आप पूरी लाइफ विदाउट वेस्टिंग अ नैनो सेकेंड, आप इससे इतनी पूरी लाइफ आपके पास देखने के लिए कंटिन्यूस सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं। एंड यू कैन कनेक्ट फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। इस समुंदर में, इस ओशन में वर्स्ट भी है और बेस्ट भी है। और मैंने जैसा बताया कि हमारा वन हैंड इज़ engaged with holding the cell phone and another is used for operating the phone, and which is being operated by our brain। कि हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा मेन ब्रेन क्या चाहता है, हम वैसा वैसा स्क्रॉल करते हैं और घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सारे बच्चों से ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं। और मैंने शुरुआत की थी सेशन की कि टाइम पास। तो क्या हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? हमारे पास टाइम इतना है कि हम टाइम पास करें? और अगर हमारे पास टाइम पास करने जैसा थॉट है, इसका मतलब है कि हम समवॉट यूज़लेस है। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करने को या कुछ करने को नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। रोज़ सवेरे होगी, रोज़ शाम होगी। मैंने बोला समय अपनी गति से चल रहा है, और रोज़ सवेरे शाम सीजन्स चेंज होंगे, आएंगे जाएंगे, सब होगा। और हम बस कहीं भी एमलेसली मूव कर रहे हैं। हमें टारगेट नहीं पता, हमें हमारा एम नहीं पता, बस हम तो रोज़ सवेरे शाम जैसा टाइम चल रहा है चल रहे हैं। तो वो नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना गोल सेट करो। और गोल सेट कैसे करो? क्या क्या है करने के लिए लाइफ में? तो लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन एक कंप्लीट पर्सनालिटी कैसे बनती है? तो सर्वे कहते हैं कि कंप्लीट पर्सनालिटी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लैरिटी विद द टॉपिक, कि हम जो पढ़ते हैं या हम अपने कंटेंट में मास्टरी है या नहीं, मतलब नॉलेज। सबसे पहले वर्ल्ड में तभी तो किसी ने कहा कि नॉलेज इज़ पावर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव गुड नॉलेज अबाउट आवर सब्जेक्ट। जो भी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपका जो कोर्स है उसको पास होने के लिए मत पढ़िए, उसको नॉलेज के लिए पढ़िए। और नॉलेज कैसे मिलेगा? नॉलेज आपको क्लास से मिलेगा। आपके टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, कोशिश करो कि आपका पूरा ध्यान जब क्लास में हो तो वो पूरा फोकस आपका, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं उस पे ध्यान दो, है ना।
और आज भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपके पास आज अब तो फ़ोन से ही सारी चीज़ें ऑपरेशन, सारी चीज़ें फ़ोन से ही हो रही है, पर फिर भी आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू हैव हार्ड कॉपी ऑफ योर सिलेबस। अपने एक रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर में हार्ड कॉपी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल कर रखिए, या हाथ से लिख लीजिए, सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट पेज में। मैं जिस कॉलेज में हूँ, मैंने देखा कि 60 बच्चों में से आज भी 10 बच्चे ऐसे हैं ऑलमोस्ट हर क्लास में जो प्रॉपर सिलेबस नोट डाउन करते हैं बिगनिंग में। जब क्लासेस शुरू होती हैं तो जुलाई मंथ में उनको हम लोग डिक्टेट करते हैं, सबके पास सॉफ्ट कॉपी है, फिर भी हम उनको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सिलेबस नोट करवाते हैं। और वो जो 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, वो ऐसे बच्चे हैं जो नोट डाउन करते हैं और उनको मैं अंडरलाइन करवाती जाती हूँ कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। उसी तरह से आपको करना है। आपका जो भी सिलेबस है, हर सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ते जाओ, समझते जाओ। और अगर आपको सपोज़ करो कभी कभी क्लास में हो सकता है आप इतना फोकस ना कर पाए हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाए हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन उसके बाद है, और वो है वीडियोस। आप उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए। आप अपना टाइम पास मत करिए, आप फ़ोन के साथ टाइम यूज़ करिए। तो आप लिख के रख लीजिए कहीं भी अपनी जिस रजिस्टर में या नोटबुक में कि आज शाम को आपको ये टॉपिक जो क्लास में समझाया गया वो पूरा समझ में नहीं आया। उसमें किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि टीचर एफिशिएंट नहीं है या आपका ध्यान कहीं और था या आपसे वो क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं। पर आप उस टॉपिक को एक कॉर्नर में लिखिए और घर जाके आराम से खाना पीना, बातें करना, मम्मी पापा के साथ बैठना, फ्रेंड से बात करना। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे तो आप उसके यूट्यूब में उस टॉपिक को निकालिए और देखिए कि उसमें आप समझने की कोशिश करिए। वो टॉपिक उसी दिन ख़त्म करना है और उससे रिलेटेड टेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, उसके जो जो भी आपको कन्फ्यूजन है उस टॉपिक से रिलेटेड, उनको आप सिर्फ अभी आप नोट डाउन करके रख लीजिए एंड कीप इट इन द कॉर्नर। कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आया, कल जो पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को आप जस्ट एक सरसरी निगाह से, एक बस ग्लांस में आप देख के चले जाओ। आप ध्यान रखना, ये मैं फिर से ये आई एम रिपीटिंग कि इफ़ यू हैव सीन जस्ट एट ए ग्लांस जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, आप अगर उसको नेक्स्ट डे अटेंड करते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रास्प करोगे। और इस तरह से आप क्लास में बराबर पेस में चलोगे तो आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, आप उसको सब्जेक्ट नॉलेज की नहीं, मुझे ये पता होना चाहिए। और इस तरह से आप इंगेज हो जाओगे। आपकी शाम में अगर आपके 4 सब्जेक्ट के 4 टॉपिक आपको वीडियोस देखना है तो आप समझ लो कि आपके पास तो टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड वीडियोस देखना है ना। तो उसको बर्डनसम तरीके से नहीं करना है कि आपको बहुत टेंशन हो रहा है, अरे मुझे शाम को नींद आ रही है या कहीं जाना है या आज मन नहीं लग रहा, फिर भी आप प्रेशर में, चूँकि यू हैव सेट योर माइंड, नो डोंट डू लाइक दिस। ऐसा नहीं करना है। आराम से आप खुश होकर उसको पढ़ो। कभी कुछ मिस हो जाता तो लेट इट बी मिस, कोई बात नहीं। उसको अगर वो हो गया तो हो गया, नो प्रॉब्लम, मूव, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट्स, छोटे छोटे से नोट्स बनाते जाओ जब आप वीडियो सुन रहे हो, और कुछ भी प्रॉब्लम जहाँ जिस स्टेप में आपको कन्फ्यूजन है वो लिख लो। तो ये तो हुई एक बात जहाँ से आप अपना सब्जेक्ट का नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं जनरल नॉलेज। ये तो सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, तो फिर जनरल नॉलेज के लिए क्या करें? तो जनरल नॉलेज के लिए आप, मोबाइल तो सारे बच्चे यूज़ करते हैं और हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज की नीड है। मोबाइल इज़ नीड, मोबाइल इज़ एवरीथिंग। मतलब जस्ट इट इज सेड दैट 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जिसमें ईथर या स्काई और वाटर और एयर और फायर, है ना। अगर ये सारे 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है तो क्या क्या है वो? एयर, वाटर, राइट, ईथर, ईथर मीन्स स्काई, राइट, एंड देन दैट्स एयर, वाटर, फायर, है ना, ईथर
और वन मोर, हवा, पानी, जल, आकाश, है ना, पृथ्वी, राइट। तो ये 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है। अगर छठवां एलिमेंट आज की डेट में है तो दैट इज़ टेक्नोलॉजी। लाइक अदर 5 एलिमेंट्स, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। आज वो हमारी नीड है और हमें वर्ल्ड के साथ वी हैव टू मूव विद द वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी ओनली। आज उसके बिना हम मूव ही नहीं कर सकते। तो फिर उसको यूज़ करना हमें आना चाहिए। और यूज़ कैसे करेंगे, जिसमें हमने अभी फर्स्ट टॉपिक देखा कि दैट इज़ फॉर योर सब्जेक्ट नॉलेज। तो सब्जेक्ट नॉलेज होगा तो हमने एक पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए हम फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, है ना। फिर नंबर 2 मैंने कहा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हो कि आप बहुत न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो, लेकिन आपके घर में, हम सभी के घर में न्यूज़पेपर आता है। तो आप हिंदी इंग्लिश अभी लैंग्वेज पे बात ही नहीं करेंगे हम। आप तो जो भी हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो या आप कोई थर्ड लैंग्वेज हो उसमें पढ़ो, पर पेपर पढ़ने, मतलब पेपर में हेडलाइंस पढ़ने की अभी आप आदत डालो। ये आपकी रूटीन में होना चाहिए। कम से कम रोज़ मत भी पढ़ो तो कम से कम 8 दिन में से 4 दिन आपकी हेडलाइन पढ़ने की आदत तो होना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा आपको समझना है कि पॉलिटिक्स क्या है, बहुत थोड़ा 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 सा आपको समझना है कि टेक्नोलॉजी तो अच्छे से ही समझना है, पर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। फिर इकनॉमी क्या है, फिर सोशल इश्यूज़ क्या है ना। ये सब बेसिक चीज़ें आपको सारा, आप कहते हैं पिक्चर हैज़ वर्थ ऑफ मोर देन 1000 वर्ड्स। तो अगर आपने सिर्फ पिक्चर भी देख ली तो आपने 1000 वर्ड से ज़्यादा पढ़ लिए। तो इसीलिए आप क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो और उसमें पिक्चर्स के कैप्शंस बस पढ़ लो, तो वहाँ से आप अपना नॉलेज धीरे धीरे गेन करते रहोगे और इस तरह से आप वर्ल्ड के साथ चल रहे हो, ये मान के चलो। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं नाम भूल रही हूँ अभी, एक कोई 7th स्टैंडर्ड का बच्चा या 7 ईयर्स का, थोड़ा सा मैं कल परसों पेपर में पढ़ रही थी, उसकी बुक पब्लिश हुई है। उसकी शायद पोएट्री की बुक पब्लिश हुई है। लेकिन मैं एक दूसरा ऑथर भी बताती हूँ, अभिजीता गुप्ता। वो बहुत छोटी बच्ची है और उसकी भी बुक पब्लिश हो गई है। सबसे यंगेस्ट राइटर है वो। शी इज़ द यंगेस्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड प्रोबेबली, राइट। तो ये तो चलिए इनबॉर्न क्वालिटी है, मैं आपको लिखने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहती हूँ कि अगर लोगों में इतनी छोटी एज में ये क्षमताएं हैं, गूगल बॉय, गूगल गर्ल, ये सब निकलता है, ये सब इनबॉर्न है। इसको हमको बस ऐसा एज एन एग्जाम्पल समझना है। लेकिन वर्ल्ड में इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं अगर कि वो आपके बराबर के बच्चे जिनका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो वो कहीं किसी अदर वर्ल्ड से नहीं आए हैं, वो हमारे आपके जैसे ही लोग हैं। और उसमें मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहती हूँ कि हो सकता है उनको, उनके घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, उनके पास बहुत बड़ा सब कुछ रिसोर्सेज काफ़ी सारे हों, है ना। तो इसीलिए वो अच्छा कर पा रहे हों, क्योंकि एक अच्छे इंस्टीट्यूट का, एक अच्छे फैमिली अच्छी, मतलब मेरा ये कहने का है, अच्छा एक्सपोजर का, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन मैं ये भी फैक्ट बता दूं आपको कि बहुत सारे हमारे शास्त्रों में ऐसी कहानियाँ भी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं होते हुए उन्होंने प्रूफ किया कि यस, हम कर सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और हो भी, तब भी आप हर चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आप दो चीज़ें, या तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है और नहीं है तो फ़ोन ऑलमोस्ट हम सभी के पास है, तो हम उसका नॉलेज फ़ोन से ले सकते हैं। हमारी रीडिंग इतनी थरो हो कि हम में से ही कोई एक बहुत गांव का बच्चा जाके और गूगल का सीईओ, मतलब सुंदर पिचाई इज़ नॉट फ्रॉम विलेज, पर है तो इंडियन। तो वर्ल्ड में इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, लेकिन आप देखो आईटी कंपनी में ऑलमोस्ट जितने आईटी कंपनीज के सीईओ है वो सब इंडियन हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने उनको तो उतना एक्सपोजर हो सकता है ना भी मिला, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना सॉलिड ना हो। ऐसे कितने लोग हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो आप अपने लेवल पे बेस्ट नॉलेज अपने मोबाइल से निकालो। आपको इस समुद्र से मोती निकाल कर लाना है और मोती इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और व्हाट नीड टू डू, सबसे पहले हार्ड वर्क करने के लिए क्या तैयारी है? अपने मन को समझाना है कि यस आई कैन, आई कांट, आई कांट, आई कांट, बट कैन नॉट, कैन बी चेंज, आई कैन, क्यों नहीं कर सकता मैं? कीप ऑन डूइंग, करते जाओ। हो सकता है रिजल्ट आपको बहुत बाद में मिले। मैं भी कोई रील देख रही थी, मैं भी उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, जिसमें वो बता रहा था कि बहुत दिनों तक आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन एक दिन अचानक एल्वा एडिसन जैसे आप भी कुछ बना लोगे, आप भी कुछ 1000 टाइम्स एफर्ट्स करने के बाद, कहते हैं कि फेलियर इज़ द लैडर ऑफ सक्सेस। तो जितने फेलियर्स आपके हो रहे हैं होने दो, पर रुकना नहीं, कीप ऑन मूविंग। तो फेलियर जो है ये आपके सक्सेस की सीढ़ियाँ हैं। एक फेलियर, दूसरा फेलियर, तभी तो फिर 100 में आपको सक्सेस मिलेगी। हर सीढ़ी सक्सेस थोड़ी ना हो सकती है। तो ये जितने लैडर्स, अगर आपको 10th या आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़ना है तो पूरे 99 तो आपके फेलियर्स ही है और 10वीं 100वीं सीढ़ी आपकी सक्सेस है। तो बट आप चढ़ना ही छोड़ दोगे कि मैं फेल हो गया, तो आप उतर के आ जाओगे तो फिर आप फेल हो गए। लेकिन आपकी हर फेलियर को अगर आप उसके बाद भी यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, तो आप हर फेल वाली सीढ़ी को चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आप सक्सेस के तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप नॉलेज गेन करो। तो अभी हमने बात की, एक आपका सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा जनरल नॉलेज जो पेपर से आएगा। और अगर आप पेपर नहीं भी पढ़ पा रहे तो बहुत सारे मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं, इन शॉर्ट है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे, उनको डाउनलोड कर लो तो आपको हेडलाइंस पता चलती रहेगी क्या चल रहा है, और उसको इंटरेस्ट से पढ़ो कि अच्छा ये चल रहा है। अच्छा अभी इलेक्शंस हैं, कश्मीर का रिज़ल्ट आया, हरियाणा का रिज़ल्ट आया, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आप अपडेट भी रहोगे, आपका वोकैब भी इम्प्रूव होगी, वोकैबलरी भी इम्प्रूव होगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इम्प्रूव होगा, आपको कॉमन फ्रेजेस वगैरह पता चलते रहेंगे, और आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पेपर पढ़ते हो तो आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी। तो ये तो दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात जो हम सब के लिए बड़ी कॉमन है, और वो ये है कि हम जब पढ़ते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में ये जो डिविएशन है, जो बार बार हम डिविएट हो जाते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते अपना सोशल विज़िट कर लेते हैं, हम सोशल मीडिया को चेक करते हैं, हम फेसबुक में हम रील देखने लगते हैं। तो इससे कैसे बचे? हाउ टू हाउ वन कैन बी फोकस्ड, हम फोकस कैसे रहें? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें डिविएट करने के लिए, मैंने बोला ना, पूरी लाइफ आप एक एक मिनट भी यूज़ करो तो मोबाइल अब आपको घुमाता ही रहेगा। लेकिन हमें उन बच्चों जैसा बनना है जो आईआईटी में जा रहे हैं, जो आईआईएम में जा रहे हैं, या नहीं भी जा रहे हैं तो जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हर बार आप आईआईटी आईआईएम में ही जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी इंडस्ट्री में ही जाओ। आप व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको बहुत अच्छा करना है। हर बार हर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिटेड पोस्ट है और लिमिटेड प्लेसेस है वहाँ ही हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छा तबला बजा सकते हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं, आप डांसर बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत अनलिमिटेड फील्ड्स हैं काम करने के लिए। आप राइटर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। थिंग इज़ दैट वी हैव टू फोकस ऑन आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हमको हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें फोकस रहना है। हम अगर कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो हम हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे तब भी हम मास्टर ऑफ नन हो जाएंगे, हम सब में कुछ में भी मास्टर नहीं रहेंगे।
तो हमें सिलेक्ट करना है। उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट हैव टू डू वन एक्सरसाइज। आप ऐसे करना कि 2 ट्रीज़ बनाना, एक ट्री बनाना जिसमें आप लिखना वर्च्यूज़, राइट, या आप उसमें लिख सकते हो आपके फोटे, और नहीं तो आप लिख सकते हो स्ट्रेंथ। तो एक ट्री आपका स्ट्रेंथ ट्री बन गया, मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो उस ट्री में आप अपने फ्रूट्स बनाना, और फ्रूट्स में आपकी स्ट्रेंथ है आई नेवर गिव अप। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि मैं सरेंडर नहीं करता, मैं जूझना जानता हूँ, मैं कितने भी टफ सिचुएशन हो फेस करना जानता हूँ। ये आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरी स्ट्रेंथ है कि आप ऑनेस्ट हो, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी मैनिपुलेट नहीं करता। ये आपकी स्ट्रेंथ है। तीसरी स्ट्रेंथ है आपकी कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, पेंटर हैं, या आप बहुत अच्छा लिखते हैं, या आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है। कुछ भी आपके मन में जो स्ट्रेंथ, आपको जो जो आता है वो सब ट्रीज़ में फ्रूट्स बना देना और उसमें लिख देना। फिर दूसरी एक्सरसाइज करना, एक और ट्री बनाना और उसमें लिखना, उसमें थोड़े से जो फ्रूट्स हैं वो उसका कलर चेंज कर देना। वो विदर्ड फ्रूट्स हैं जो थोड़े मुरझा गए हैं, कलरलेस हैं, ड्राई हैं, और उन फ्रूट्स में लिखना, या वो फ्रूट बन ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपकी वीकनेसेस आपकी एक स्ट्रेंथ हो गई, दूसरा आपकी वीकनेसेस। तो अगर आपकी वीकनेस है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपकी वीकनेस है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, मतलब टालने की कोशिश करते हो, आप अरे कल कर लेंगे यार, ठीक है ना। आपकी वीकनेस है कि आप झूठ बोलते हैं, हो सकता है हम सब बोलते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं हो सकता है झूठ इस एज में भी बोलती हूँ। तो हमको उसको ओवरकम करना है, हमको उससे बचना है। आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, आप छोटे बच्चे हो पर आपको ये सब करना है लाइफ में, है ना। तो आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आपकी वीकनेस है। क्योंकि एक अच्छा पर्सन, कंप्लीट पर्सन बनने के लिए हमें स्पोर्ट्स में अभी आप तो बहुत छोटे एज में हो, तो आपको खेलना ज़रूरी है। तो आपकी जो जो भी कमज़ोरियाँ आपको लगती हैं वो सब आप वो ट्री बनाओ, और फिर आप देखो कि जो स्ट्रेंथ है उसको आप अपने जहाँ सोते हो या अपनी स्टडी टेबल, या नहीं है तो आप जहाँ भी पढ़ते हो या जहाँ से बार बार निकलते हो उसको वहाँ पेस्ट कर दो। तो आपको वो चीज़ें बहुत एनर्जी देंगी कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। लेकिन जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम करने की कोशिश करते रहो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ, तो मैं उसको ओवरकम कैसे करूँगा। तो फिर सल्यूशंस सब ढूंढने की कोशिश करोगे। क्या कि जैसे भाई मेरे पास एजेंडा है, आज मुझे रिलेटेड टॉपिक वाले वीडियोस देखना है, मुझे नोट डाउन करना है ना, और मुझे रिज़ल्ट की जल्दी नहीं करना है। मैं इतना पेशेंस रखता हूँ कि मैं धीरे धीरे बस मुझे तो पढ़ना है, उसका बहुत रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा, मुझे बहुत जल्दी याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बट आई हैव टू डू इट। क्योंकि बस मैंने ये रिजोल्यूशन लिया है कि मुझे रोज़ अच्छे वीडियोस देखना है, तो मैं देख रहा हूँ, है ना। तो अगर आप इस तरह से एम रखोगे तो आप ये समझो कि वो जो टाइम पास वाला फ्रेज़ है वो तो आपको टाइम कम पड़ने लगेगा। तो वहाँ आप देखना कि आप 1 महीने ये जो इतनी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करके देखना कि रोज़ वीडियो देखना है, रोज़ थोड़ा सा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या पिक्चर्स कैप्शंस तो पढ़ना ही है। जो पिक्चर के नीचे लिखा है कि भाई स्पोर्ट्स न्यूज़ आपने देख ली, उसके नीचे लिखा है कि हार्दिक पांड्या के हाथ से बैट उछल गया लेकिन इंडिया फिर भी मैच जीत गई। तो कैसे जीत गई, क्या हुआ था उस दिन, आप नहीं देखा वो मैच, पर अब आप देख के उसको समझने की कोशिश करो। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ साथ आपकी अच्छा क्या होता है कि अभी आप जिस एज में हो ना, तो कहते हैं कि आप अर्दिन पॉट हो, मतलब अर्दिन पॉट यानी आप मिट्टी का घड़ा हो, और अभी जिस शेप में आप ढल जाओगे, तो अभी आपको तपने के पहले अभी आप पक्की मिट्टी नहीं बने हो, तो आप में चेंज होने के, अगर आप गलती कर भी रहे हो तो आपको लौटने का और इम्प्रूव करने का चांस होता है। पर एक बार आप
आप धीरे धीरे उस एज से बाहर आ गए तो फिर आप चाहते हो भी अपने हैबिट्स को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। तभी वर्ड्सवर्थ ने कहा कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। मतलब कि हम, मैन मतलब एक अच्छा खासा आदमी है ना, और चाइल्ड मतलब कि जो बच्चा है वो उस आदमी का फादर है। मतलब जो गुण हमारे अंदर अभी है, उनके एक पोएम है, मैं आपको माय हार्ट लीप्स अप ऐसे करके, वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, माय हार्ट लीप्स अप। उसकी ये लाइन है, द चाइल्ड इज़ द मैन ऑफ द फादर, राइट। तो आप उसको पढ़ के देखना और आप देखना कि हमारे अंदर जो गुण हैं, ये जो बचपन में होते हैं, ये गुण ही बाद में फिक्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारे अंदर जो अवगुण है वो भी फिक्स हो जाएंगे, तो उनको हमको फिक्स नहीं करना है, उनको हमको अभी चेंज करना है। और अभी आप जिस एज में हो तो बहुत आराम से आप अपने ये सारे प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये आप करना, ठीक है। उसके बाद एक और बात याद रखो कि आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा। और चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मतलब बहुत बहुत ही कॉमन उनका एक स्टेटमेंट है चार्ल्स डार्विन का, जिसमें चार्ल्स डार्विन ने कहा कि भाई, आप कहते हो ना कि अरे मैं नहीं कर पाता, तो उन्होंने कहा कि जीवन एक संघर्ष है, जिसको अभी अमिताभ बच्चन की मैं एक पोस्ट देख रही थी, उन्होंने लिखा था कि सो लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ देयर विल बी स्ट्रगल। जब तक लाइफ है, जब तक स्ट्रगल है, बी प्रिपेयर्ड एंड फाइट इट। और लाइफ, जीवन से में संघर्ष है, फाइट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि संघर्ष ही हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि संघर्ष हमको मजबूत बनाता है। तो जब आपको ऐसा लगता होगा कि अरे संघर्ष, बड़े जिनके घर में, जिनका घर बड़ा है, जिनके पेरेंट्स अच्छे जॉब में हैं, जिनके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो वो सब कर लेते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। या हो सकता है आप भी उनमें से ही एक हो जिसमें आपके घर सारी सुविधाएं हो, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं लगता पढ़ने में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे इंजीनियर, आपके पास ए प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, नहीं बना तो मैं राइटर बनना चाहता हूँ, नहीं बना तो मैं एक स्कूल टीचर बनूँगा, परंतु मुझे नॉलेज चाहिए, मैं एक अच्छा नॉलेज लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरी प्रिपरेशन क्या है कि मेरे सब्जेक्ट में मेरा अच्छा कमांड हो। आप देखो छोटे छोटे, मतलब छोटे यानी हम, मेरे लिए छोटे हैं, 32-35 साल के लड़के, 30 साल के लड़के, 20 साल के लड़के लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ सब्जेक्ट में होल्ड है। वो आईआईटी के कोई, आईटी इंडस्ट्री में कोई सीईओ नहीं है, लेकिन वो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ भी उनके उस सब्जेक्ट में कमांड है। तो आपको क्यों नहीं हो सकती? आपको कहीं नहीं जाना है। हमारा टाइम और आपके टाइम में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपको, आपके पास आपके थॉट, मन में वो थॉट आ गया कि नहीं मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने अभी आपको एक पोएम बताई, माय हार्ट लीप्स अप, है ना, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे उस पोएम को समझना है और मुझे उस पैराडॉक्स को, उस फ्रेज को समझना है कि व्हाट द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो मुझे अगर इस फ्रेज को समझना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ोन का यूज़ करूँगा और मैं उसको समझ के ही रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको खूब पढ़ूँगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब अगर मैंने आपको बोला तो आप उसको समझोगे कि इसका मतलब है क्या। और वही चीज़ आप, अगर आपके मन में ये लगन लग गई कि नहीं मुझे इसको तो समझना ही है, तो फिर आपका दिन, पूरा दिन तो यूज़ हो गया, क्योंकि आपने उसको पढ़ा, उसको समझा। और ये बात याद रखना कि जिस दिन आप अपनी ओपिनियन देने लगोगे कि हाँ हाँ, अभी जो इज़राइल हमास का युद्ध चल रहा है, अगर आपको उसके बेसिक फैक्ट्स, थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है, तो आप बोलने की सिचुएशन में आ जाओगे। तो कब कहीं पर कोई डिस्कशन हो रहा है तो आप बोल पाओगे कि हाँ हाँ, हमास और इज़राइल में कितना ज़्यादा, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको फैक्ट्स तो पता हो,
तो आपका जिस दिन पार्टिसिपेशन होने लगेगा छोटे छोटे डिस्कशंस में, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आप अपने फ़ोन को हर बार जब भी कुछ नया सुनते हो, समझते हो, कोई ऐसा नया इवेंट आता है, अभी हमने 2-3 दिन पहले क्या सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड साइड डे, है ना। तो वर्ल्ड साइड डे का थीम देख लो कि भाई इस बार वर्ल्ड साइड डे बच्चों के ऊपर ही था। मुझे बहुत ज़्यादा उसके फ्रेज़ याद नहीं है, लेकिन वो था कि सेव योर आइज़, प्रोबेबली सेव योर आइज़। तो हमें अपनी आँखों को कैसे बचाना है, तो उसमें मोबाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम पूरे टाइम मोबाइल में छोटे स्क्रीन में देखने की कोशिश करते हैं। तो उसका ऑप्शन उन्होंने दिया था कि आप मॉर्निंग वॉक जाओ, आप ग्रीनरी देखो, उससे आपकी आँखें सूदिंग होगी और आपकी आँखों को आप बचा पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जितना नेचर के बीच में रहोगे बेटा, उतना ज़्यादा आप लाइफ में बड़े कंफर्टेबल रहोगे। तो नेचर को एंजॉय करना सीखो। फ़ोन को अपने हाथ से एक तरह से, मैं थोड़ा रूड लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, फेंकना सीखो उसको। जस्ट कीप असाइड कुछ देर के लिए, जिसको गैजेट फास्टिंग कहते हैं। नो टीवी, नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नो नथिंग। बस मैं और नेचर, या मैं और मम्मी पापा, मैं और मेरी बहन, मैं और मेरी फ्रेंड। पर आप अपने उतना टाइम क्वालिटी अच्छी बात, अच्छा डिस्कशन में निकालो, घूम के आओ, पेपर पढ़ो, कुछ लिखो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, डांस करो, सिंगिंग, कुछ भी करो, पर आप थोड़ी देर बिना मोबाइल के रहो। और आज की डेट में आपको पता है सबसे नेगेटिव या सबसे क्या बोलना चाहिए, ऑर्डिनरी पर्सनालिटी मानी जाती है अगर आप अपना फ़ोन ग्रुप में बैठ के देख रहे हो और पूरे टाइम अगर आप फ़ोन को स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो। दैट्स वेरी नेगेटिव, वेरी वेरी नेगेटिव एंड वेरी ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। लोग आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं, बट आपकी पर्सनालिटी लोग ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, अरे ये जो पर्सनल बच्चा है, ये तो कुछ नहीं करने वाला लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप बिज़ी हैं, आप क्लास में भी मोबाइल देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप अब वो टॉय आया था, जब वो मोबाइल आया था तो एक चार्म था, एक क्रेज़ था, लोगों ने बहुत पागलपन किया, और इसी मोबाइल के कारण दे आर विक्टिमाइज बाय ब्लू व्हेल। और इसी मोबाइल के कारण सेल्फी ले रहे हैं लोग, और पानी आ जाता है, और लोनावाला में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि डेथ हो जाती है। तो यहाँ जहाँ हम अपना अपना विजडम लूज़ कर देते हैं, जहाँ हम अपना आपा, या क्या बोलना चाहिए, कि जहाँ हम अपना इंटेलेक्चुअल लेवल ही यूज़ नहीं करते, कि हम इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि सेल्फी लेने तैयार हो, पानी अचानक से आ जाता है और लोग बह जाते हैं। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ मोबाइल, क्योंकि हम शेयर करेंगे उसको, फ़ोटो को। तो इतना ऑब्सेस नहीं होना, इतना मिसयूज़ नहीं करना। कुछ लोग शुरू में जब मोबाइल आया तो ट्रेन में देख रहे थे, हमारे कोई पहचान के थे, तो वो मोबाइल गेम खेलते खेलते उनका मोबाइल नीचे गिर गया, वो उठाने लगे तो ट्रेन चलने लगी, उनका हाथ कट गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमको उस मोबाइल का यूज़ करना है, और पूरे टाइम स्क्रीन में नहीं रहना है, क्योंकि इस स्क्रीन के बाहर बहुत बड़ा वर्ल्ड है, जिसको हर बार स्क्रीन में समझना ज़रूरी नहीं है। आप जाओ, आप घूमो, आप देखो कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप अच्छे फ़ोटो भले अपने मोबाइल से लो, लेकिन पूरे टाइम मोबाइल में नहीं रहना है। आपको क्लास में कोई कुछ समझा रहा है तो उसको समझने की कोशिश करना है ना। आपको अच्छे अच्छे डिस्कशंस करना है और नोट डाउन करना है। मैंने बताया कुछ बच्चे अभी भी क्लास में बहुत पूरे नोट्स बना के लाते हैं, नोट डाउन करते हैं क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा, फिर वो घर में अपने नोट्स बनाते हैं। तो ये सब करना है आपको। तो आप मोबाइल को यूज़ करते हुए, हाँ, कभी कभार आप उसका प्रिविलेज ले सकते हो कि नहीं, आज मुझे रील देखना है, अभी मैं आधे घंटे रील देख रहा हूँ। आप थोड़ी मनमानी तो करना, कहते हैं ना कि पिंच ऑफ सॉल्ट तो ज़रूरी भी है भाई। अगर खाने में नमक नहीं होगा तो टेस्ट कहाँ से आएगा। तो लाइफ में वो आपके लिए थोड़ा सा नमक स्वादानुसार तो चलता है, इतना पिंच ऑफ सॉल्ट तो आपके लिए ज़रूरी है। तो उतना आप मनमानी करो, वीक में 1 या 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कभी आधा घंटे, कभी 10 मिनट, उतनी मनमानी तो चलती है। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आप इमेजिन करो कि एक लाइन है और वो लाइन 3 भागों में डिवाइडेड है, तो
मिडिल पार्ट इज़ सपोज मिडिल पार्ट इज़ सक्सेस, और अगर आप उस मिडिल पार्ट को इमेजिन करो कि वो लाइन का बीच वाला हिस्सा इज़ सक्सेस, और आप उसके पहले वाले पूरे स्टेप्स जो है वो फेलियर है। अगर आप किसी गलत संगत में पड़ गए हो, अगर आप कुछ बैड हैबिट्स हैं आपकी, और आप वो सक्सेस के पहले वाले टाइम तक आप गलतियां कर रहे हो, तो आपके पास हर बार वापस लौटने का टाइम है, हर बार इम्प्रूव करने का टाइम है। लेकिन अगर आपने उस लाइन को एक बार क्रॉस कर दिया, तो आप ये मान के चलना कि फिर लौटने का चांस बहुत कम है या है ही नहीं। तो अपने मम्मी पापा, ख़ास तौर पे अपनी मम्मी को हर बात बताओ, हर बात बताओ। पापा को भी बताओ, पर पापा बाहर रहते हैं, बाहर के ज़्यादा काम उनका थोड़ा सा अलग। पापा लोग जो होते हैं वो शायद उतना जितना मम्मी आपको समझेंगी, क्योंकि नेचुरली माँ एक अलग तरह के नेचर का भगवान ने उनको बनाया है। वो आपको कितना डांटे, आप मार भी खाओ, पर अपनी माँ को सब बताओ, क्योंकि मदर फादर आर द बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। तो आपकी मम्मी को आप हर बात बताओ कि आपसे ये गलती हो गई, आपने ये कर दिया, क्योंकि और उतनी गलती वहाँ तक ठीक है जिसमें लौटने का चांस है। तो जैसे फ्रेंड्स के साथ जाते हो शाम को, टाइम वेस्ट करना, फ्रेंड्स के साथ बैठ के इस तरह के गंदे वीडियोस देखना, मैं कह रही हूँ ये आपका एज का प्रॉब्लम है। इसमें पूरी गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि वो क्यूरोसिटी बड़ी नेचुरल है कि आपको क्यूरोसिटी है, आप ऐसे नई चीज़ें देखते हो, आपके मन को वो अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये भी समझाना है कि अगर मैं इस वर्ल्ड पूल में, भंवर में फंस गया, तो मैं कभी निकल नहीं पाऊँगा। तो मेरे ही बराबर के बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, या बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? तब फिर वही मोबाइल में आपका ध्यान उन चीज़ों में जाएगा ही नहीं। आप मोबाइल ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं अब उससे रिलेटेड, सपोज़ आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, तो आप मोबाइल में अच्छी ड्राइंग ढूंढने की कोशिश करोगे, मोबाइल में उससे रिलेटेड टेक्स्ट ढूंढोगे कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कहाँ मैं और दूसरे लोगों की पेंटिंग्स देखूँ। हो सकता है आप उसमें अपनी रील्स बनाओ, आप अपनी रील्स बनाओ, आप अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखो, आपकी क्वालिटीज़ डेवलप करो और उन क्वालिटीज़ को शेयर करो आप। तो फिर आपको वही मोबाइल जो आप जिसको मिसयूज़ करते थे, आप उसको यूज़ करना सीख जाओगे। तो यहाँ मैंने 3-4 इसमें स्लाइड्स ऐड की हैं कि जैसे कभी कभी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट आपको बताऊँ कि मोटिवेशन, तो हो सकता है आप उतने मोटिवेटेड ना हो, कभी कभी हमें बहुत लो फील होता है, कभी हो सकता है आपको ये लगता है अरे क्यों करना, मुझे नहीं करना, मैं तो फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, मैं गॉसिपिंग करूँगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो सिगरेट पीने लगते हैं, इवन ड्रिंक करने लगते हैं। मैं तो उसको भी बहुत ख़राब नहीं कहूँगी। अगर आपने ऐसा कर भी लिया है, तो मैंने बोला ना कि ये लाइन है और यहाँ तक आप गलतियाँ 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 कर रहे हो, लेकिन यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से फिर लौटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये क्रॉस कर दिया तो इधर मतलब अब आप बहुत लेट हो गए, वो कभी मत करना। तो मोटिवेशन नहीं भी है तो फिर उस दिन छोड़ दो, अपने साथ ज्यादती नहीं करना। लेकिन खुद को कैसे मोटिवेट करोगे? एक अच्छा वीडियो देख लिया, और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैंने इसीलिए इसमें 2 प्लेन स्लाइड रखी कि मोटिवेशन और खुद के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप अपने अच्छे आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो होते हैं, सब्जेक्ट टॉपिक्स, उनको नोट डाउन करो। दूसरा, आप जनरल नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज के कुछ कुछ चीज़ें जो है उनको नोट डाउन करो। तीसरा, आप क्या करो, एक कोई भी हैबिट डेवलप करो, हैबिट डेवलप करो, मतलब कि जैसे अगर आप पेंटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, है ना। और उसके बाद अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है तो आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ो, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ो। अब आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। एक शॉर्ट स्टोरी मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी ऐसी वाली स्टोरीज़ आपके बहुत काम आएंगी जब आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करोगे। तो उसमें एक जो लड़का रहता है वो बिहाइंड द बार है, वो जेल में है, और वो सलाखों के पीछे है।
तो वो आप कहते हो ना, कभी कभी आपको अपने मम्मी पापा की बातें बुरी लगती हैं, कोई टीचर की बात बुरी लगती है, आपको लगता है कि आपको दुश्मन लगता है वो उस टाइम, क्योंकि वो आपकी बातों को टोक रहा है, तो आपको लगता है कि मुझे क्यों समझा रहे हैं, मुझे सब पता है। पर जब आप बड़े होगे तो उस स्टोरी में वो होता है कि वो जो बॉय है ही इज़ बिहाइंड द बार, सो व्हेन मदर गोज़ टू मीट हिम, तो वो उससे कहता है कि कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बीच में सलाखें हैं, तो वो कान में अपनी मदर के कान कहता है कान दो मुझे, और वो उसकी मदर सोचती है वो कुछ कान में कहने वाला है, तो वो अपनी माँ के कान काट लेता है और गुस्से में कहता है कि जब मैंने पहली बार गलती की थी तभी मुझे 2 थप्पड़ मारा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं आपके कारण हूँ, आपने मुझे पैम्पर किया। तो इसीलिए याद रखना कि शेक्सपियर ने कहा है कि वन हैज़ टू बी क्रूएल टू बी काइंड, कि मतलब कभी कभी पेरेंट्स को बहुत क्रूएल होना पड़ता है, पर वो उनकी क्रूएल्टी नहीं है, वो उनकी काइंडनेस है, वो उनका कंसर्न है जो आपके लिए दिखा रहे हैं। आपको पड़ोसी नहीं बोलेगा, आप गलतियां करोगे तो हो सकता है आपका नेबर बहुत खुश हो कि अच्छा है इनका बच्चा बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है, तो वो 10 लोगों को बताएंगे। लेकिन अगर आप वो माँ पिताजी ही हैं जो आपको मारेंगे और अपना कंसर्न शो करेंगे कि कहाँ गया था, क्यों इतनी देर से आया, डांटेंगे, पर उसको पॉजिटिव लेना क्योंकि वो आपकी गलतियों को सुधार रहे हैं। तो याद रखना कि मोटिवेशन कभी कभी नहीं मिलेगा तो उस टाइम खुद को टॉर्चर नहीं करो, छोड़ दो, उस टाइम घूम के आओ, मनमानी करो उस दिन, लेकिन जल्दी वापस आ जाओ और एक छोटी सी अच्छी कोई स्टोरी पढ़ लो। मोबाइल में बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज़ हैं, अभी मैं एक सेशन पूरा स्टोरी का ही बनाने वाली हूँ। तो मोबाइल की में से अच्छी एक स्टोरी पढ़ो या एक अच्छी रील देख लो, जो भी रील आपको अच्छी लगती है उसको कहीं सेव करके रखो, और आप फिर देखो, फिर चार्जअप हो जाओगे आप, फिर आप नया काम अपना फिर शुरू कर दो। लेकिन जल्दी ब्रिंग बैक करना, बहुत लेट नहीं कि 2-3 दिन 4 दिन मनमानी ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। बहुत हार्डली 1 दिन में आपको रिकवर खुद को ही करना है। दूसरा, आपका विजन कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, डांसर, सिंगर कुछ तो बनना है, वो चूज़ करना है अभी जल्दी, और बस उस दिशा में, उस डायरेक्शन में मुझे काम करना है, जिसके लिए छोटी छोटी सी प्लानिंग, जिसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं, वो अभी से सेट कर लो। और उसके लिए नॉलेज, उसके लिए लर्निंग, तो नॉलेज आप जैसा मैंने बताया रजिस्टर बनाओ। उसके लिए बाहर जाके कभी कोई ट्रेनिंग छोटी मोटी होती है, नहीं तो बहुत सारे वीडियोस भी होते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, वो देख के प्रॉपर ट्रेनिंग लो। सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियोस नहीं देखना है, टाइम यूज़ करने के लिए वीडियो देखना है ना। और अपने मन से भी कुछ उसमें नया क्रिएटिव करने की कोशिश करो। हर जिम्मेदारी सिर्फ साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, ऑथर्स की नहीं है, हमारी भी है, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम भी कुछ नया कर सकते हैं। तो वो नया करने के लिए ऑलवेज ट्राई टू बी क्रिएटिव, टू डू समथिंग क्रिएटिव, इनोवेटिव, कुछ नया। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने ही, कैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको कहते हैं नेमोनिक्स, आपने सुना है ये वर्ड? नेमोनिक बोलते हैं, नेमोनिक, नेमोनिक यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैं फिर से बताती हूँ उसको। ये है नेमोनिक, नेमोनिक, नेमोनिक मतलब होता है मेमोरी ट्रिक, मेमोरी ट्रिक, है ना। तो आप मेमोरी ट्रिक, जैसे कि मैं इसमें पूरा नहीं लिख पाऊँगी, पर आपको बताती हूँ कि अगर जब छोटे बच्चों को सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट सिखाया जाता है तो उनको कहते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज़्ज़ाज, मतलब कि माई मीन्स मार्स, वेरी वीनस, एफिशिएंट अर्थ, जस्ट जुपिटर। इस तरह से वो बच्चा सीख जाता है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज़्ज़ाज। ये मेमोरी ट्रिक है। आप भी कोई नया मेमोरी ट्रिक बनाओ, आप भी कैसे नई चीज़ कैसे रिमेंबर कर सकते हो, कैसे रख सकते हो। मतलब देखो, क्रिएटिविटी तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया, पर हर चीज़ को कुछ डिफरेंटली सोचना शुरू करो तो आपका डेवलपमेंट पक्का है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद याद रखिए कि लीडरशिप क्वालिटी है, वो कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे स्टेज में बोलना आना है। कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी हिंदी, अच्छी इंग्लिश, कॉन्फिडेंस। और वो कैसे आएगा? कभी नेवर से नो। अगर आपसे कोई कहता है कि ये साहब बताओ, क्लास में कभी क्वेश्चन पूछने से नहीं डरना।
आप इनिशिएटिव लो। आपको लग रहा है मैं बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आप क्यों सोच रहे हो? और लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो, लेट देम लाफ। उल्टा ऑन द कॉन्ट्री यू शुड बी थैंकफुल टू देम, बिकॉज दे आर क्रिटिसाइजिंग मीन्स दे आर टेलिंग योर मिस्टेक। तो हमें नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करना है, लेकिन पूछने से कभी नहीं डरना। कितने भी ब्रिलियंट लोग आपके आसपास हो, ऐसा आप सोच रहे हो कि दे आर मोर इंटेलेक्चुअल देन यू, तो लेट देम क्रिटिसाइज। अगर वो है भी तो करने दो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना। तो याद रखो कि आप लोगों का सपोर्ट बनो, आप सपोर्टिव बनो, है ना। आप इंस्पिरेशनल बनो, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। ऑनेस्ट रहो, कभी भी याद रखना, ऑनेस्टी एक्चुअली इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। और हाईली कमिटेड, खुद के लिए भी कमिटेड और दूसरों के लिए भी, कि नहीं मैंने ये बोला है तो मैं बस यही करूँगा, है ना। पैशनेट, आपके अंदर वो ज़ील, वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं मैं तो करूँगा, करना ही है मुझे, है ना। क्रिएटिव, अभी हमने देखा प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो खुद उसका सलूशन कोशिश करो या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके निकालो। और डिसाइसिव, एक बार रिफ्लेक्टिव और डिसाइसिव, एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, है ना। फिर नेक्स्ट, ये मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि मैं अभी इस पे ज़्यादा बात नहीं कर पाई, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी पर्सनालिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली लैंग्वेज कि आपकी बड़ी अच्छी हिंदी या इंग्लिश है तो आप बहुत अच्छे वक्ता बन गए, नहीं। यू फर्स्ट ऑफ ऑल अगैन एंड अगैन यू हैव टू हैव वेरी गुड नॉलेज। और नॉलेज कहाँ से मिलेगा? मोबाइल एज अ टूल, मोबाइल शुड बी यूज एज अ टूल, नॉट एज अ टॉय। मोबाइल को हम टूल की तरह यूज़ करेंगे, उस ओशन में से हम नॉलेज निकाल के हमारे ब्रेन तक पहुंचाएंगे। आईपैड सल्यूशन थोड़ी ना है कि हमने आईपैड ले लिया तो हमारे पास सब कुछ। आईपैड में से नॉलेज तो वो एक सिंपल डिवाइस से भी आ सकता है, तो उसका नॉलेज हमारे माइंड तक कैसे जाएगा, वो एफर्ट्स हमको उस मोबाइल से हमको नॉलेज निकाल के समझ के अपने ब्रेन तक पहुंचाना है। साथ में अच्छी लैंग्वेज भी सीखना है। और मैं यहाँ आपको एक टिप देना चाहूँगी कि फॉर इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज वोकैबलरी, स्टार्ट लर्निंग स्मॉल फ्रेज, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स और थॉट। अच्छे छोटे छोटे से फ्रेजेस को लर्न करो, थॉट को लर्न करो, और उस थॉट को बोल के उसका रील बना दो। कभी लिख लो और लिख के रील को आप शेयर कर दो, कभी आप बोल के उस रील को शेयर करो। तो जब उसमें लाइक्स आएंगे, अच्छे थॉट्स पढ़ोगे, रोज़ रोज़ बोलोगे उसको, तो फिर नेचुरली उसको लिख लो और फिर उसको बार बार मैस्मराइज करो, लर्न करो और फिर उसको बोलो। तो आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी उससे। क्यों? क्योंकि साथ साथ आप पेपर भी पढ़ रहे हो और साथ साथ आप जब भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा तो बोलो भी। तो वैसा अगर आपको पूरे ऑल डायरेक्शन, आपको मल्टी डायरेक्शनल वर्क है ये, आपको बहुत सारे एक साथ ये काम करना है। आप कभी भी नहीं कहना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, यस डांस करना है उसमें पार्टिसिपेट करो। आपको कोई कहता है कि स्टेज में ये बोलना है तो बिल्कुल बोलने की कोशिश करो, आप बिल्कुल मत बॉदर करो। कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एक बार आपने बोल दिया उसके बाद किसको याद रहता है? आपकी अपनी पहली वाली क्लासेस में कौन था कौन नहीं सब हुआ, लेकिन आपने चांस नहीं लिया तो आपने गलती की। इसीलिए एवरी टाइम ट्राई टू पार्टिसिपेट, है ना, नेवर से नो। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। इस पर मैं अलग से और बात करूँगी। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये लड़की हाथ उठा रही है ना। तो उस तरह से आपको भी हिम्मत करके पार्टिसिपेट करना है। और लास्ट में यहाँ वाइंड अप करूँगी कि आपका इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। आप जो ब्रेन में यहाँ पर है वही चीज़ कल आप बनने वाले हो, आप वैसा बनोगे, वही चीज़ आपको कल अपने मिरर में दिखेगी, राइट। तो हमें अपने आप को पूरा, हमारा ब्रेन को वॉश करना है, हमारे ब्रेन में अच्छे थॉट्स लाना है, डिसिप्लिन डेवलप करना है, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है और करते जाना है। उसका रिज़ल्ट के लिए कभी बहुत ज़्यादा ओवर
वो मत करना कि नहीं नहीं मुझे नहीं अभी चाहिए रिज़ल्ट, नहीं है, हो सकता है लेट रिज़ल्ट आए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं इम्प्रूव इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वेट, राइट। तो यहाँ मैं वाइंड अप करती हूँ एंड आई वुड लाइक टू लिसन यू, मैं आपको सुनना चाहूँगी। ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। तो 9425349521 ये मेरा नंबर है, आप इसमें अपनी कोई भी क्वेरी लीव कर सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।